राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 और अध्याय का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। तो आज हम इसी अध्याय के पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न उत्तरों और अन्य प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं उनको करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो है, पूछा हुआ है कि बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है। चार नीचे क ख ग घ 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कौन सा बयान सही नहीं है वो बताना है। तो क्या है कि यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। ख है, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व को का समर्थन किया गया था। और ग है कि इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। और घ है, इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। तो जो सही नहीं है वो बताना है, और जो सही नहीं है वो ख विकल्प है। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। ये बात बिल्कुल भी सही, समर्थन किया गया था, तो ये बात इसमें सही नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं। क है नियोजन, ख है उदारीकरण, ग है सहकारी खेती और घ है आत्मनिर्भरता। तो सही जवाब जो है वो ख है, उदारीकरण। कि उदारीकरण का जो विचार था वो शुरुआती दौर में शामिल नहीं था। उदारीकरण के जो विचार को वास्तव में नई जो आर्थिक नीति अपनाई गई 1991 में, उसमें उदारीकरण के विचार को अपनाया गया। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बॉम्बे प्लान से नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था बॉम्बे प्लान से। ख है सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से, ग है समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, और घ है किसान संगठनों की मांगों से। नीचे दिया गया है कि कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। तो सिर्फ ख और ग जो क में पूछा गया है, ख में पूछा गया है सिर्फ क और ख, और ग में पूछा गया है सिर्फ घ और ग, और जो ग है उसमें पूछा गया है घ उपयुक्त सभी। तो सही जवाब जो है वास्तव में उपयुक्त सभी है। सभी के इन चारों के चारों ऑप्शन आते हैं जिन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार दिया था। प्रश्न नंबर 4 जो है वो निम्नलिखित का मेल करें। मेल करने के लिए कहा गया है। एक तरफ क ख ग घ दे रखे और एक तरफ 1 2 3 और 4 दे रखे हैं। चरण सिंह है, पीसी महालनोबिस है, बिहार का अकाल है और वर्गीस कुरियन है। तो अगर हम बात करें क की, चरण सिंह थे वो तीसरे नंबर के साथ जाएंगे। चरण सिंह जो थे वो किसान नेता थे। और ख है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो है वो 1 नंबर के साथ जाएंगे। वास्तव में दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण भी पीसी महालनोबिस ने ही किया था। और बिहार का अकाल जो है, जो 1965 से 1967 के बीच पड़ा, सबसे बुरा प्रभाव बिहार पर ही पड़ा था। तो जो ग है वो 2 नंबर के साथ जाएगा। जोनिंग का मतलब है इलाका बंदी। तो उस समय जो है पूरे देश में जोनिंग कर दी गई थी, जोन बना दिए गए। तो एक जोन से दूसरे जोन में जो अनाज है वो नहीं भेजा जा सकता था। वर्गीस कुरियन एक महत्वपूर्ण नाम है, और वर्गीस कुरियन का जो नाम जोड़ा जाता है वास्तव में सहकारी डेयरी से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से इनका हम मेल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो है पूछा गया है कि आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे, क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया। तो आजादी के समय देश के नेताओं के बीच इस बात को लेकर मतभेद था कि देश के विकास के लिए किस मॉडल को अपनाया जाए। उस समय विकास के 2 मॉडल प्रचलित थे। पहला था विकास का पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था विकास का समाजवादी मॉडल। कुछ नेता देश के विकास के लिए औद्योगिकरण को उचित मानते थे। उनका मानना था कि पश्चिम देशों ने औद्योगिकरण के द्वारा ही अपना विकास किया है, इसलिए भारत को आधुनिक बनाने के लिए वे विकास के पूंजीवादी मॉडल को अपनाना चाहते थे।
दूसरी ओर कुछ नेता सोवियत संघ के विकास से काफी प्रभावित थे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। इसलिए वे विकास के समाजवादी मॉडल को अपनाना चाहते थे। लेकिन भारत के विकास के लिए उस समय किसी एक मॉडल को पूरी तरह से अपनाना संभव नहीं था, क्योंकि यदि उस समय विकास के पूंजीवादी मॉडल को अपनाया जाता तो इसमें विकास का काम पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया जाता, जो उस समय ठीक नहीं था। दूसरी ओर यदि विकास के समाजवादी मॉडल को अपनाया जाता तो इसमें निजी क्षेत्र को खत्म कर दिया जाता, क्योंकि इस मॉडल में सब कुछ सरकार को करना होता है, समाजवादी मॉडल में। अतः स्वतंत्रता के बाद देश के विकास के लिए इन दोनों मॉडलों का एक मिलाजुला रूप लागू किया गया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल कहा जाता है। तो विकास का जो मतभेद थे उसको वास्तव में सुलझा लिया, हमने दोनों का मिलाजुला रूप अपनाया, जिसका नाम हमने रखा मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल। प्रश्न नंबर 6 है कि पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी? दो प्रश्न पूछे गए हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस चीज को महत्व दिया गया, किस चीज पर बल दिया गया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना से किन अर्थों में अलग थी, किन अर्थों में भिन्न थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान में देश बटा, देश के विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा था। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल कृषि क्षेत्र पर दिया गया। एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। इस योजना में कृषि को विकसित करने के लिए बांध और सिंचाई क्षेत्र पर भारी पैसा खर्च किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। साथ ही सरकार ने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात शुल्क लगाया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में जहां कृषि के विकास पर बल दिया गया, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। दोनों में यह फर्क था कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर बल दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। तो सबसे पहले हरित क्रांति का अर्थ जानना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि 1965 के बाद कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, जिनको हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स कहते हैं, 1965 के बाद कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक खादों, मशीनों के प्रयोग तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। अनाज के उत्पादन में हुई इस आश्चर्यजनक वृद्धि को ही हरित क्रांति का नाम दिया जाता है। हरित क्रांति का परिणाम यह हुआ कि भारत जो पहले बाहर से खाने के लिए अनाज मंगवाता था, वह अनाज के मामले में आत्मनिर्भर देश बन गया। हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पूछे गए हैं। तो हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति के कारण अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण भारत विश्व में अनाज का उत्पादन करने वाला एक प्रमुख देश बन गया। दूसरा है, कृषि उत्पादन बढ़ने से गांव के लोगों की आय बढ़ी और आय बढ़ने से उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आया। तीसरा है, अगर दो नहीं आप कर सकते, दो में से आप में चॉइस कर सकते हैं, हरित क्रांति के कारण कृषि में, उद्योगों में तथा जल विद्युत परियोजनाओं में रोजगार के अवसर बढ़े, जिससे लोगों को रोजगार मिला। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव भी है, जहां अच्छे प्रभाव पड़े वहां बुरे प्रभाव भी पड़े, तो उनको हम नकारात्मक प्रभाव कहते हैं। उसमें पहला आता है कि हरित क्रांति केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक ही सीमित रही है। देश के दूसरे भागों को इसका ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। कुछ क्षेत्रों का तो विकास हो गया है और कुछ क्षेत्र जो है विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। तो जब कुछ क्षेत्रों का विकास हो जाता है
और कुछ क्षेत्र विकास में पीछे रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को क्षेत्रीय असंतुलन कहा जाता है। तो दूसरा जो है नंबर पर हम कह सकते हैं हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े किसानों को ही मिला है, छोटे किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। उल्टे कृषि में नई तकनीकें अपनाने के कारण वे कर्जदार बने। और तीसरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है कि हरित क्रांति केवल चावल और गेहूं में ही आई है, दूसरी फसलों पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। देश में आज भी दालों और जो हम कह सकते तिलहनों की भारी कमी है, इनका हमें आयात करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 8 जो है वो पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को छोड़ दिया गया था और उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया गया था। उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे, या बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आ सकता है कृषि बनाम उद्योग, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन पर नोट लिखो। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा था, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। अतः दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि औद्योगिक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र को पीछे धकेलने का प्रयास कर रही है, जिसकी कीमत ग्रामीण जनता और किसानों को चुकानी पड़े। चौधरी चरण सिंह जो शुरू में कांग्रेस पार्टी के नेता थे, ने भी कृषि को महत्व देने की बात कही थी। कृषि को प्राथमिकता देने के पक्ष में इन लोगों ने निम्नलिखित तर्क दिए थे। जो लोग चाहते थे कि जो सरकार है वो कृषि को प्राथमिकता दे, तो उन्होंने इसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए थे। उसमें पहला है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। देश की लगभग 70% यहां पर जनसंख्या आएगी, देश की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। जनसंख्या का इतना बड़ा भाग कृषि पर निर्भर होने के कारण कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो पहले तो उन्होंने ये तर्क दिया है कि भारत में ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, इसलिए कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और दूसरा तर्क दिया कि स्वतंत्रता के समय भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। उस समय देश की जनता का पेट भरने के लिए विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था, जिस पर काफी विदेशी पूंजी खर्च करनी पड़ती थी। अतः खाद्यान्नों के मामले में या अनाज के मामले में, खाने वाले अनाज के मामलों में, खाद्यान्नों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि को प्राथमिकता देना जरूरी था। और तीसरा तर्क दिया उन्होंने कि जो लोग कहते थे कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कि औद्योगिकरण एक लंबी और खर्चीली प्रक्रिया होती है। दूसरी ओर कृषि में कम पूंजी लगाकर कम समय में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए कृषि को प्राथमिकता देना जरूरी था। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे जो औद्योगिकरण को प्राथमिकता देने के पक्ष में थे। तो दूसरी ओर कई लोगों का कहना था कि औद्योगिकरण के बिना गरीबी से छुटकारा नहीं मिल सकता, इसलिए उद्योगों के विकास को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। उद्योगों को प्राथमिकता देने के पक्ष में इन लोगों ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। उसमें पहला तर्क है कि स्वतंत्रता के बाद देश का बहुमुखी विकास करना जरूरी था, और यह बहुमुखी विकास केवल कृषि को प्राथमिकता देकर नहीं हो सकता था। इसके लिए औद्योगिकरण को भी उतनी ही जरूरत थी जितनी की कृषि की। औद्योगिकरण की भी, यानी कि उद्योग लगाने की भी उतनी जरूरत थी जितनी की कृषि की। दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को औद्योगिकरण के द्वारा ही कम किया जा सकता था, क्योंकि देश पर पहले से ही कृषि पर जनसंख्या जो है 70% निर्भर करती थी। तो बेरोजगारी और गरीबी की समस्या को औद्योगिकरण के द्वारा ही कम किया जा सकता था। और तीसरा तर्क उन्होंने दिया कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव पहले से ही काफी ज्यादा था, अतः कृषि पर से जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए
जनसंख्या को औद्योगिक क्षेत्र की ओर आकर्षित करना जरूरी था। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के तर्क दिए लोगों ने, कुछ ने कृषि को प्राथमिकता देने के पक्ष में और कुछ लोगों ने औद्योगिकरण को प्राथमिकता देने के पक्ष में। प्रश्न नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की। ये किसी ने बात कही हुई है कि जो शुरू में जो हमने कृषि पर ज्यादा जोर दिया, तो कुछ कहते हैं कि नीति निर्माताओं ने अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की कि सरकार के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। अगर शुरुआत से ही निजी क्षेत्र को खुली छूट दी जाती तो भारत का विकास कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से होता। प्रश्न की जो भाषा पूछी गई है प्रश्न में, वो समझने की कोशिश की कि शुरू से ही हमने सरकार को ज्यादा प्राथमिकता दी, सरकार को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया। पूछा गया कि अगर शुरुआत से ही निजी क्षेत्र को खुली छूट दी जाती तो भारत का विकास कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से होता। इस विचार के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क दीजिए कि क्या निजी क्षेत्र को खुली छूट देना ठीक था। तो देश के आजाद होने के बाद हमारे नीति निर्माताओं ने अर्थव्यवस्था को राज्य की अर्थात सरकार के नियंत्रण में रखा, लेकिन कई विद्वानों ने अर्थव्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण को सही नहीं माना है। उनका कहना है कि यदि शुरू से ही निजी क्षेत्र को खुली छूट दी जाती तो कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से देश का विकास होता, लेकिन इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ जा सकता। आजादी के समय देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां ऐसी थी कि सब कुछ निजी हाथों में छोड़ दिया जाता। आजादी के समय देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि सब कुछ निजी हाथों में छोड़ दिया जाता। उस समय कृषि क्षेत्र का विकास करना जरूरी था और कृषि के विकास को निजी हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता था, इसके लिए सरकार को ही प्रयत्न करने थे। इसके अलावा यदि उस समय निजी क्षेत्र को पूरी छूट दी जाती तो इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती, अर्थात पैसा कुछ लोगों के हाथों में सीमित हो जाता। इसलिए सरकार ने ज्यादातर कामों को अपने हाथ में रखा। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 9 तक ही है जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। ये कुछ प्रश्न नंबर 10 से जो अन्य स्टार्ट होते हैं, ये वो प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विकास क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, विकास को परिभाषित करते हुए विकास के लक्षण बताइए। तो उत्तर में अगर हम कहें साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक स्थिति से बेहतर स्थिति की ओर जाना ही विकास है। एक स्थिति से बेहतर स्थिति की ओर जाना ही विकास है। यह विकास एक प्रक्रिया है जो ऐसी संस्थाओं और संरचनाओं का निर्माण करती है जिनके द्वारा समाज की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऐसी संस्थाओं और संरचनाओं का निर्माण करती है जिनके द्वारा समाज की समस्याओं का समाधान किया जाता है। परिभाषा भी पूछी गई है और परिभाषा हम ईसमन की दे सकते हैं। तो ईसमन के अनुसार, ईसमन कहता है कि अच्छी तरह से सोच समझकर बनाए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित और क्रियान्वित करने की तर्कपूर्ण प्रक्रिया को विकास कहते हैं। विकास के लक्षण की बात करें हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, तो विकास के लक्षण में पहला हम कह सकते हैं कि विकास एक परिवर्तनशील धारणा है जो समय के अनुसार बदलती रहती है। पुराने समय में विकास का मतलब कुछ और लिया जाता है, तो आज विकास का मतलब कुछ और लिया जाता है। दूसरा है कि विकास एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास शामिल होता है। तीसरा है कि विकास का तकनीक के साथ गहरा संबंध होता है। और चौथा लक्षण है कि विकास परंपराओं, अंधविश्वासों और धर्म पर आधारित न होकर तर्कशीलता पर आधारित होता है। और पांचवा है व्यवस्था और स्थिरता विकास के लिए आवश्यक है। ऑर्डर भी होना चाहिए और स्थिरता, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, दोनों चीजें विकास के लिए जरूरी हैं। प्रश्न नंबर 11 है जो पूछा गया है, प्रश्न नंबर 11 पर कि देश की आजादी के समय विकास के कौन कौन से मॉडल प्रचलित थे। तो ये छोटे में भी आ सकता है, बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। तो देश की आजादी के समय विकास के दो मॉडल प्रचलित थे। एक का नाम था विकास का पूंजीवादी मॉडल और एक का नाम था विकास का समाजवादी मॉडल। तो पहले हम करेंगे विकास का पूंजीवादी मॉडल। तो विकास के पूंजीवादी मॉडल को अमेरिका तथा यूरोप के अधिकतर देशों में अपनाया गया है। इसे
बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस मॉडल को बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल कहा जाता है, तो इसे बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि आर्थिक क्रियाओं में राज्य या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ध्यान से याद रखनी है बात कि यह मॉडल कहता है कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आर्थिक क्रियाएं बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, इसलिए इसको बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल कहता है। आर्थिक क्रियाएं बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। यह मॉडल मुक्त व्यापार, खुली प्रतियोगिता, निजीकरण, आधुनिकीकरण और उदारीकरण का समर्थन करता है। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। दूसरे नंबर का मॉडल जो है वो है विकास का समाजवादी मॉडल। इस मॉडल को भूतपूर्व सोवियत संघ, या जिसको आजकल हम रूस कहते हैं, द्वारा अपनाया गया था। यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर सरकार या समाज का अधिकार होना चाहिए। उत्पादन और वितरण के साधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर समाज या फिर सरकार का अधिकार होना चाहिए, और सरकार को उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जो पूरे समाज के लिए उपयोगी हो। प्रश्न नंबर 12 की अगर हम बात करें तो 12 है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल से क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल से अभिप्राय ऐसे मॉडल से है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार 2 नंबर में आता है ये। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल से अभिप्राय ऐसे मॉडल से है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, अर्थात कुछ उद्योग सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और कुछ उद्योग निजी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाते हैं। तो 2 बातें आई इसमें, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। तो दोनों का अर्थ जान लेना जरूरी है। पहला है निजी क्षेत्र, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। निजी क्षेत्र से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जिसमें उद्योग निजी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाते हैं और इन उद्योगों में जो उत्पादन होता है उसका लाभ भी निजी व्यक्तियों को ही मिलता है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र से अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जिसमें उद्योग सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और इन उद्योगों में जो उत्पादन होता है उसका लाभ सारे समाज को मिलता है। प्रश्न नंबर 13 है आर्थिक विकास के भारतीय मॉडल या मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की क्या विशेषताएं हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर में कई बार प्रश्न आया है। आर्थिक विकास के भारतीय मॉडल या मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की क्या विशेषताएं हैं। तो पहले नंबर पर है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। दूसरा है कि भारत में आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपनाया गया है। और तीसरा है जो भारतीय मॉडल की विशेषता है कि भारत में कृषि के विकास के साथ साथ उद्योगों के विकास पर भी बल दिया गया है। और चौथा है कि भारत में आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया है। प्रश्न नंबर 14 है कि नियोजन का क्या अर्थ है। देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहले नंबर पर उसका अर्थ पूछा गया है कि नियोजन का अर्थ क्या है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कितना करना है आदि के बारे में पहले से निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है। या फिर एक और शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी काम को करने से पहले उसके बारे में अच्छी प्रकार से सोच विचार करना ही नियोजन कहलाता है। या फिर और अगर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश में उपलब्ध साधनों का अनुमान लगाकर लक्ष्य तय किए जाते हैं और इसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि कैसे इन साधनों का अधिकतम प्रयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। तो ये भी एक उसका अर्थ है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। एक परिभाषा भी देना जरूरी है, कई बार परिभाषित करने के लिए कहा सकता है। तो विट्ठल बाबू की परिभाषा हम दे सकते हैं और विट्ठल बाबू कहते हैं कि देश के भौतिक, वित्तीय और मानवीय साधनों को सारे समाज के अधिकतम लाभ के लिए विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की कला नियोजन है। तो विट्ठल बाबू की आप परिभाषा दे सकते हैं। एक और उसमें पूछा गया है कि नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी।
या भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाने के कारण, क्यों भारत में नियोजन को अपनाया गया? तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि 1930 और 1940 के दशक में सोवियत संघ, जिसको आजकल रूस कहते हैं, 1930 और 40 के दशक में सोवियत संघ ने नियोजन के द्वारा जो शानदार प्रगति की थी वह पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बन चुका था। इसलिए 1940 और 50 के दशक में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को पूरे विश्व में भारी समर्थन मिला, क्योंकि उसके बाद जब वहां पर पूरा देश ने विकास किया नियोजन के द्वारा, पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, तो इससे दूसरे देशों को भी प्रेरणा मिली और नियोजन के विचार को पूरे विश्व में भारी समर्थन मिला। 15 अगस्त 1947 को लंबे समय की गुलामी के बाद जब भारत आजाद हुआ तो वह भी आर्थिक रूप से एक पिछड़ा हुआ देश था। देश में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी का बोलबाला था। उद्योग धंधे चौपट हो गए थे। ऐसे में देश के नेताओं ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नियोजन का रास्ता अपनाना ही बेहतर समझा। देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपनाने के निम्नलिखित कारण थे, एक दो करके हम उसमें करेंगे। और पहला है कि कृषि का विकास करने के लिए, जब देश आजाद हुआ तो कृषि की दशा बहुत खराब थी। खाने के लिए अनाज तक बाहर से मंगवाना पड़ता था। अतः अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि का विकास करना जरूरी था और यह नियोजन के द्वारा ही हो सकता था, इसलिए नियोजन की आवश्यकता पड़ी। दूसरा, उद्योगों का विकास करने के लिए अंग्रेजों के शोषण के कारण उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट हो गए थे। अतः देश में उद्योगों का विकास करने के लिए जहां बड़े उद्योग लगाना जरूरी था, वहीं पहले से चल रहे उद्योगों का विकास करना भी जरूरी था और यह सब नियोजन के द्वारा ही हो सकता था, इसलिए नियोजन की जरूरत पड़ी। तीसरा पॉइंट है, क्यों नियोजन की जरूरत पड़ी? बेरोजगारी को दूर करने के लिए। जब देश आजाद हुआ तो देश में बेरोजगारी का बोलबाला था। अतः लोगों को रोजगार देने के लिए नए नए उद्योग लगाना जरूरी था और यह सब काम उचित नियोजन के द्वारा ही हो सकता था, इसलिए भी नियोजन की जरूरत पड़ी। और पांचवा है, शिक्षा में सुधार लाने के लिए उद्योगों को तकनीकी और कुशल मजदूर प्रदान करने के लिए नई नई शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना जरूरी था। यह काम नियोजन के द्वारा ही हो सकता था, इसलिए भी नियोजन की आवश्यकता पड़ी। प्रश्न नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट है काफी। भारत में नियोजन के क्या क्या उद्देश्य रहे हैं? 4 नंबर में यह प्रश्न कई बार आ चुका है। भारत में नियोजन के क्या क्या उद्देश्य रहे हैं? तो पहला हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना ताकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके, और दूसरा हम कहेंगे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करना। तीसरा है जो उद्देश्य है नियोजन का, धन का समान बंटवारा करना ताकि अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म किया जा सके, और चौथा है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। पांचवा है देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना ताकि देश दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर रहे। छठा है देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना, और सातवां उद्देश्य था नियोजन का क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। एक और प्रश्न है जो कई बार आ चुका है और वो है अच्छे नियोजन की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें हम कह सकते हैं अच्छे नियोजन की विशेषताओं में राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करना या राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना, दूसरा सभी क्षेत्रों का समान विकास करना, तीसरा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा करना, और चौथा है शैक्षणिक संस्थाओं में सुधार करना, और पांचवा है देश को आत्मनिर्भर बनाना। तो ये अच्छे नियोजन की विशेषताएं कही जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 17 है बॉम्बे प्लान क्या था? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया भी है। बॉम्बे प्लान क्या था? तो 1944 में देश के उद्योगपतियों का एक समूह बंबई में इकट्ठा हुआ था। इस समूह ने उद्योगों के ऊपर सरकार के नियंत्रण का समर्थन किया था, साथ ही नियोजन के विचार का भी समर्थन किया गया था।
इस बारे में इन उद्योगपतियों ने जो प्रस्ताव तैयार किया था उस प्रस्ताव को ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या है? वामपंथी और दक्षिणपंथी जो है विचारधारा कई बार कही जाती है, तो ये समझ में नहीं आती विद्यार्थियों की। तो वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या है? तो राजनीतिक दलों को वामपंथी और दक्षिणपंथी के आधार पर भी बांटा जाता है, जो विचारधारा के आधार पर भी वामपंथी और दक्षिणपंथी के आधार पर भी बांटा जाता है। वास्तव में किसी राजनीतिक दल के बारे में दक्षिणपंथ अथवा वामपंथ शब्द का प्रयोग यह प्रकट करने के लिए किया जाता है कि सामाजिक बदलाव के बारे में उसकी क्या राय। तो पहले वामपंथ है, वामपंथ से अभिप्राय उन लोगों से है, मतलब जो इस विचारधारा को मानते हैं, वामपंथ से अभिप्राय उन लोगों से है जो गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों की तरफदारी करते। वामपंथ से अभिप्राय उन लोगों से है जो गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, यानी कि जो सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं। और दक्षिणपंथी की अगर हम बात करें, दक्षिणपंथ क्या है? दक्षिणपंथ से अभिप्राय उन लोगों से है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतियोगिता और बाजार मुक्त अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, विकास हो सकता है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि जो सरकार की दखलंदाजी को पसंद नहीं करते हैं वो दक्षिणपंथी हैं, और जो सरकार की दखलंदाजी को पसंद करते हैं वो वामपंथी है। सीधा सा एक विचार हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र पर नोट लिखो। स्वतंत्रता के बाद भी ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा है कि निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए या फिर सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र पर नोट लिखो। स्वतंत्रता के बाद देश के विकास को लेकर इस बात पर भी मतभेद था कि सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए या निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। उस समय किसी एक क्षेत्र को प्राथमिकता देना ठीक नहीं था। यदि उस समय देश के विकास का काम निजी हाथों में सौंप दिया जाता तो क्षेत्रीय असमानताएं और बढ़ सकती थी। लेकिन दूसरी ओर यदि सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती तो निजी क्षेत्र की अनदेखी हो जाती, जबकि उस समय देश के विकास में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाना भी जरूरी था। इसलिए भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का मिला जुला रूप अपनाया गया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। दोनों की बता दी आपको क्या क्या कमियां थी, इसलिए भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का मिला जुला रूप अपनाया गया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। इस मॉडल में खेती, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा, जबकि सरकार ने अपने हाथों में भारी उद्योगों को रखा और आधारभूत ढांचा प्रदान किया। लेकिन इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना भी हुई है। जो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया है उस मॉडल की आलोचना भी हुई है। आलोचकों का कहना है कि सरकार ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान नहीं दिया है और न ही निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई खास उपाय किए हैं। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा महत्व देने से इसमें भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी है। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया है। इनका कहना है कि जनता की शिक्षा और चिकित्सा पर सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की है। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार सरकार ने एक प्रकार से निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने में मदद की है, तो उसकी आलोचना भी हुई है। प्रश्न नंबर 20 जो है इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति की विशेषताएं या फिर तकनीकें, क्या क्या तरीके इसमें अपनाए गए, बताइए। तो जब देश आजाद हुआ तो कृषि पिछड़ी हुई थी। खेतों में इतना भी अनाज पैदा नहीं होता था कि सबका पेट भरा जा सके, इसलिए अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था। 1965 के बाद कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, हाई यील्डिंग वैरायटी जिनको हम कहते हैं, सीड्स कहते हैं, रासायनिक खादों, मशीनों के प्रयोग
तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। अनाज के उत्पादन में हुई इस आश्चर्यजनक वृद्धि को ही हरित क्रांति का नाम दिया जाता है। हरित क्रांति का परिणाम यह हुआ कि भारत जो पहले बाहर से खाने के लिए अनाज मंगवाता था, वह अनाज के मामले में आत्मनिर्भर देश बन गया। हरित क्रांति की विशेषताएं या फिर अगर हम तकनीकों की बात करें तो पहला हम कह सकते हैं कृषि क्षेत्र का विस्तार। हरित क्रांति में इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कृषि के अंतर्गत लाया जाए ताकि एक बड़े क्षेत्र पर फसलें उगाई जा सके, और जब ऐसा किया गया तो इससे अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। और दूसरा है दो फसलें पैदा करना। भारत में अनाज का उत्पादन इसलिए कम था क्योंकि एक खेत में एक साल में एक ही फसल पैदा की जाती थी और वह भी वर्षा पर आधारित होती थी। अतः हरित क्रांति में यह निर्णय लिया गया कि एक खेत में एक साल में दो फसलें पैदा की जाएंगी, लेकिन इसके लिए एक साल में 2 बार वर्षा का होना जरूरी था। अतः यह निर्णय लिया गया कि पहली फसल प्राकृतिक मानसून से उगाई जाएगी और दूसरी फसल कृत्रिम वर्षा से उगाई जाएगी। कृत्रिम वर्षा के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की गई, जैसे बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए बांध बनाए गए, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें खुदवाई गई और बड़े बड़े तालाब बनाए गए। तीसरा जो तकनीक अपनाई हरित क्रांति के लिए वो थी अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि के अधिक पैदावार देने वाले बीजों, जिनको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं, अधिक पैदावार देने वाले बीजों का विकास किया गया और जब इन बीजों को बोया गया तो इससे अनाज का उत्पादन बढ़ा। चौथी जो तकनीक अपनाई गई वो थी रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। हरित क्रांति से पहले खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था, लेकिन केवल गोबर की खाद के सहारे अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था, इसलिए हरित क्रांति में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया। पांचवा है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। हरित क्रांति में यह भी निर्णय लिया गया कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए बरसात के पानी को बेकार में बहने से रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें खुदवाई गई तथा बड़े बड़े तालाब बनाए गए। छठा है कृषि का मशीनीकरण। हरित क्रांति से पहले खेती बैलों और हल से की जाती थी, लेकिन हरित क्रांति में कृषि का मशीनीकरण किया गया, अर्थात कृषि में मशीनों का प्रयोग किया गया। इसके लिए किसानों को मशीनें खरीदने के लिए अनुदान दिया गया। एक और प्रश्न है हरित क्रांति से मिलता हुआ और वो है हरित क्रांति के प्रभाव या परिणामों का वर्णन करो। तो अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें तो पहले नंबर पर कह सकते हैं कि हरित क्रांति के कारण अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण भारत विश्व में अनाज का उत्पादन करने वाला एक प्रमुख देश बन गया। दूसरा है कि कृषि उत्पादन बढ़ने से भारत की साख कर्जा देने वाली संस्थाओं जैसे विश्व बैंक की नजरों में बढ़ी, जिससे भारत को आसानी से कर्जे मिलने लगे। कर्जा मिलने से देश का तेज गति से आर्थिक विकास हुआ। तीसरा है कृषि उत्पादन बढ़ने से गांव के लोगों की आय बढ़ी। आय बढ़ने से उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आया। और चौथा है नए नए बांधों का निर्माण होने से जल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे गांवों और उद्योगों को बिजली मिली। और पांचवा है हरित क्रांति के कारण कृषि में, उद्योगों में तथा जल विद्युत परियोजनाओं में रोजगार के अवसर बढ़े, जिससे लोगों को रोजगार मिला। राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि हरित क्रांति के कारण अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। अनाज का उत्पादन बढ़ने से भारत जो पहले अनाज का आयात करता था, अनाज का निर्यात करने वाला देश बन गया। इससे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा। और दूसरा है कि जब देश में हरित क्रांति आई तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, अतः हरित क्रांति लाने का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला, जिससे देश में उनकी स्थिति मजबूत बनी।
हरित क्रांति की सीमाएं या हरित क्रांति के जहां सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं वहां उसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। तो उसमें हम पहले नंबर पर कहेंगे कि जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है हरित क्रांति के कारण भारत में खाद्यान्न का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन फिर भी देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। कई बार जब देश में वर्षा नहीं होती तो अनाज की कमी हो जाती है, जिसके कारण बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता है। दूसरा, हरित क्रांति केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक ही सीमित रही है। देश के दूसरे भागों को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिला है, जिसके कारण क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। पांचवी की बात करें हम, हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े किसानों को ही मिला है, छोटे किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। उल्टे कृषि में नई तकनीकें अपनाने के कारण वे कर्जदार बने। चौथा जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो है कि हरित क्रांति केवल चावल गेहूं में ही आई है, दूसरी फसलों पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। देश में आज भी दालों और तिलहनों का उत्पादन काफी कम है, इसलिए सरकार को हर साल दालों और तिलहनों का आयात करना पड़ता है, बाहर से इनको मंगाना पड़ता है। और पांचवा है, हरित क्रांति ने आय के अंतर को भी बढ़ाया है। जिन राज्यों में हरित क्रांति आई है उन राज्यों में किसानों की आय बढ़ी है, जबकि जहां हरित क्रांति नहीं आई है वहां किसानों की आय कम है। अभी भी वहां पर किसान जो है वो गरीबी की हालत में जी रहे हैं। प्रश्न नंबर 22 जो है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के संगठन और कार्यों का वर्णन करो। तो जब पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश का विकास करने का लक्ष्य रखा गया तो एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस की गई जो देश की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 1950 को, इंपॉर्टेंट डेट है ये, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। लेकिन यहां यह बता देना जरूरी है कि योजना आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, अर्थात संविधान में इस संस्था का कोई वर्णन नहीं है। योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। अगर योजना आयोग की हम कार्यों की बात करें तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि देश के भौतिक, वित्तीय और मानवीय साधनों का पता लगाना। दूसरा है इन साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए योजना बनाना। तीसरा है योजना की प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज जिसको हम कहते हैं कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, योजना की प्राथमिकताएं तय करना। प्राथमिकताओं का अर्थ यह है कि योजना में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में यह निर्णय लेना कि कौन से उद्देश्य पहले प्राप्त करने हैं और कौन से उद्देश्य बाद में प्राप्त करने हैं। चौथा जो काम है योजना आयोग का वो है देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले तत्वों का पता लगाना। और पांचवा है ऐसी मशीनरी स्थापित करने का सुझाव देना जो योजना को लागू करने के लिए जरूरी है, क्योंकि योजना आयोग का काम जो है वो योजना बनाना है। और छठा है समय समय पर योजना की प्रगति की जांच करना और मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव देना। तो योजना आयोग के स्थान पर अब एक नई संस्था स्थापित कर दी गई है और वो है नीति आयोग। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये योजना आयोग जो है अब उसको खत्म कर दिया गया है। तो 23वां प्रश्न है कि नीति आयोग पर नोट लिखो। तो नीति आयोग का पूरा नाम वास्तव में NITI इसको हम कहते हैं। तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है, इसको हम NITI कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग इसलिए हम कहते हैं। इस आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास करके योजना आयोग की जगह की गई थी, योजना आयोग की जगह की है। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास करके योजना आयोग की जगह की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष बने और अरविंद पनगड़िया उस समय इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष बदलते रहते हैं, तो लेकिन इसका नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री ही रहता है। नीति आयोग के उद्देश्यों की अगर हम बात करें कि किन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना की गई है, तो पहले नंबर पर है कि सशक्त राज्य से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। दूसरा, ग्राम स्तर पर एक विश्वसनीय
योजना तैयार करना, ग्राम स्तर पर एक विश्वसनीय योजना तैयार करना ताकि उस योजना को उच्च स्तर तक पहुंचाना। तीसरा है देश के विकास में राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। और चौथा उद्देश्य है आर्थिक प्रगति से वंचित रहे वर्गों पर विशेष ध्यान देना। और पांचवा है दीर्घकाल के लिए नीति और कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना। ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। उसके बाद है नीति आयोग के कार्यों की अगर हम बात करें तो पहला हम कह सकते हैं विकास की प्रक्रिया में आवश्यक निर्देश और सलाह देना। दूसरा है ग्रामीण स्तर पर एक विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए एक तंत्र, एक मशीनरी विकसित करना। और तीसरा है राज्यों के साथ निरंतर सहयोग करते हुए सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। तो ये उसके कार्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 24 जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में खाद्य संकट पर नोट लिखो। तो 1960 के दशक में भारत में कृषि की दशा काफी खराब थी। 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में भयानक सूखा पड़ा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक नंबर में आता है कि भारत में किस समय में भयंकर सूखा पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में भयानक सूखा पड़ा। इस सूखे के कारण देश में खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। खाद्यान्न की कमी के कारण कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज्यादा भयानक था। वहां एक व्यक्ति को अपने भोजन से प्रतिदिन सिर्फ 1200 कैलोरी मिल रही थी, जबकि एक सामान्य आदमी के लिए हर रोज 2400 कैलोरी के भोजन की जरूरत होती है। तो बिहार पर उस भयानक सूखे का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। खाद्य संकट के कई बुरे परिणाम हुए, कई बुरे परिणाम सामने आए। उसमें पहला था कि सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा। दूसरा, खाद्यान्न की कमी के कारण देश में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला। और तीसरा था कि नियोजन के प्रति जनता का विश्वास डगमगाने लगा। इसलिए योजनाकारों को अपनी योजना में बदलाव करने के बारे में सोचना पड़ा। अब योजनाकारों के सामने पहली प्राथमिकता यही थी कि किस तरह खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो ये कुछ 24 के लगभग प्रश्न हैं इस पाठ के। इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें। धन्यवाद।